अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खान इंजीनियरिंग। आज हम इस वीडियो में सर्किट को सॉल्व करने के बहुत बेसिक तरीके पढ़ेंगे। अगर हमें बेसिक मेथड्स आते हैं देन ही हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल सर्किट क्या होता है, किस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज़ और किस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। देन हम VDR, CDR, जो वोल्टेज डिवाइड रूल, करंट डिवाइड रूल, KVL और KCL पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास कि हम सीरीज सर्किट किसे कहते हैं। सीरीज सर्किट हम इस सर्किट को कहते हैं जिसमें रेजिस्टर्स जो है हमारे पास वो सीरीज में लगे हुए हों। सीरीज का क्या मतलब है? सीरीज का मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टर की एंड होती है ये नोड कहलाती है। अगर इसकी दोनों नोड्स मीट कर रही हैं आपस में तो ये पैरेलल में है, लेकिन अगर दोनों नोड्स नहीं, सिर्फ एक नोड मीट कर रही है तो ये सीरीज में है। इसकी सिर्फ एक नोड ये रही और एक नोड ये रही, तो एक नोड इसके साथ तो बीट कर रही है लेकिन दूसरी नोड नहीं कर रही क्योंकि इसमें बीच में वोल्टेज सोर्स आ गई है। जिस तरह इसमें ये जो प्लस माइनस वाली होती है वोल्टेज सोर्स होती है और इसको हम करंट सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास सीरीज में सर्किट है तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट होता है इन दोनों का सम, मतलब आर इक्विवेलेंट होता है हमारे पास जितने भी सर्किट में रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं उन सबका सम, उसका आर इक्विवेलेंट ले लेते हैं हम। 2 + 4 = C ओम। अच्छा, हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये बहुत मेन फॉर्मूला है, V = IR। जो वोल्टेज है हमारे पास I × R के इक्वल है। यहाँ से अगर हम लोग I निकालते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ V भी है और R भी है, तो हमारे पास यहाँ सिर्फ I नहीं है इसलिए हमने इस फॉर्मूले से इसमें से I निकाल लिया 4/6 करके हमारे पास आया है। इसमें पॉइंट में ले लीजिएगा आप। तो हम अब देखें, हमें किसी भी सर्किट में 3 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, उसका वोल्टेज, उसका करंट या फिर उसकी रेजिस्टेंस। तो हमारे पास यहाँ वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों ही मौजूद थी, सिर्फ करंट मौजूद नहीं था, इसलिए हमने करंट निकाल लिया। अच्छा देखिए, अब हम VDR की बात करते हैं। तो VDR सिर्फ हमारे पास उस सर्किट में लगता है जिसमें रेजिस्टर्स जो है सीरीज में हो। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसे हम सॉल्व करके रेजिस्टर्स को सीरीज में ले आते हैं, देन फिर हम उस पर VDR लगा देते हैं। हम अलग अलग सब रेजिस्टर्स का वोल्टेज निकाल कर उसे नहीं देख सकते, इसलिए हमें VDR यूज़ करते हैं हम लोग। VDR हमारे पास इस तरह यूज़ होता है कि हमें जिस रजिस्टर में करंट निकालना है वो रजिस्टर ऊपर आता है, R1 + R2 नीचे आता है, टोटल रेजिस्टेंस का सम R1 प्लस यहाँ जितने रजिस्टर लगे होंगे, यहाँ 2 रजिस्टर लगे हुए तो 2 रजिस्टर्स हैं, और अगर यहाँ R3 R4 भी कनेक्ट होता तो हम R3 R4 भी प्लस करते, मल्टीप्लाई बाय सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज हमारे पास इस वोल्टेज को कहते हैं। सोर्स करंट, सोर्स वोल्टेज हमारे पास वो वोल्टेज होता है जो हमें ऑलरेडी सर्किट में गिवन होता है, इसको हमें फाइंड नहीं करना पड़ता। और कोई भी वोल्टेज VR1 जो हमारे पास R1 में वोल्टेज है, R2 में वोल्टेज है, हम उसे सोर्स वोल्टेज नहीं कहते, सोर्स वोल्टेज हमारे पास ये है। सबसे बढ़कर एक बात आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि सीरीज सर्किट में हमारे पास वोल्टेज हर रेजिस्टर में डिफरेंट होता है और करंट सेम होता है। दिस इज द मेन पॉइंट, ये आपको हर सर्किट में याद होना चाहिए कि सीरीज सर्किट में हमारे पास वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है और करंट सेम होता है। और इसमें हमने VR1 अब क्योंकि हमारे पास इसमें वोल्टेज तो सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, करंट सेम होता है, तो हमने यहाँ जो करंट निकाला है I वही इस R1 में भी होगा और R2 में भी होगा। लेकिन अब जब वोल्टेज की बात करते हैं हम, तो जो वोल्टेज है सोर्स वोल्टेज इन दोनों में अलग अलग है, तो ये सोर्स वोल्टेज इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, R1 में भी और R2 में भी। अब ये कैसे डिवाइड होता है? ये डिवाइड ऐसे होता है कि अगर हमारे पास रेजिस्टर्स जो है, अगर वो हमारे पास रेजिस्टर्स इक्वल हैं, जैसे ये भी R1 भी 2 ओम है और R2 भी 2 ओम है, तो हमारे पास करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 2 वोल्ट इस रेजिस्टर में और 2 वोल्ट इस रेजिस्टर में। लेकिन यहाँ हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट है, इसलिए हम लोग VDR लगाते हैं। जो रेजिस्टर हमारे पास ज़्यादा होता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो करंट ज़्यादा गेन करता है। अगर हम लोग VR1 निकालने के लिए VDR अप्लाई करते हैं, VDR होता है हमारे पास R1, जिस रजिस्टर में हमें वोल्टेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाय VS वोल्टेज सोर्स R1 + R2। तो ये हमारे पास VR1 आ गया 1.33 वोल्ट।
देन हम लोग R2 में रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो R2 ऊपर आ जाएगा और इसका सम मल्टीप्लाई बाय सोर्स वोल्टेज, हमारे पास R2 आ गया। अगर हम लोग VR और VR2 का सम करें तो ये अप्रॉक्स यही वोल्टेज सोर्स का आंसर आएगा, क्योंकि ये इसी से डिवाइड हुआ होता है। अच्छा, हम अगर इस सोर्स को देखें तो हम यहाँ VDR नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ हमारे पास VDR के फॉर्मूले में सोर्स वोल्टेज होता है और हमारे पास यहाँ सोर्स वोल्टेज मौजूद नहीं है। अगर हम इसको इस तरह से करना चाहते हैं तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर VDR लगाना चाहते हैं हम इसमें, तो हमें इसमें निकालना पड़ेगा वोल्टेज। V = IR से हम लोग आसानी से इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं। हमारे पास टोटल करंट है और टोटल रेजिस्टेंस, ना हम R1 रख सकते हैं और ना हम R2 रख सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमें टोटल वोल्टेज चाहिए, तो हम R1 + R2 ये सीरीज में है तो सिंपल प्लस हो जाएगा, तो R आ गया हमारे पास 6। V = IR से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 वोल्ट वोल्टेज आ गया, सोर्स वोल्टेज। अब हम आसानी से VR1 और VR2 निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं कि इसमें हमने VDR नहीं लगाया। अगर आप इसको गौर से देखें तो मैंने आपको बताया था कि करंट सीरीज सर्किट में सेम होता है, तो यहाँ 4 वोल्ट है तो यहाँ इसमें भी 4 वोल्ट होगा और इसमें भी 4 वोल्ट होगा, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में, तो इसलिए हम लोग सिंपल V = IR से भी निकाल सकते हैं। ये VR1 = IR1 8 वोल्ट आ गया और VR2 = I और R2 आ गया, तो ये 16 वोल्ट। अगर हम इस वोल्टेज को प्लस करते हैं 8 + 16, तो ये हमारे पास टोटल 24 वोल्ट आ रहा है, तो ये हमारे पास टोटल कितना ही वोल्टेज आ गया, 24 वोल्ट। इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। अगर आप चाहें तो आप इसे अपनी प्रैक्टिस के लिए इस सर्किट को आप VDR से कर देखें। सिंपल इसमें VDR से आप कैसे करेंगे कि आपने टोटल वोल्टेज निकाल लिया, आपके पास सोर्स वोल्टेज आ गया, अब आप VR1 इस तरह से ये वाला फॉर्मूला लगाकर और VR2 ये वाला फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं आसानी। अब हमारे पास पैरेलल सर्किट क्या होता है? पैरेलल सर्किट हमारे पास वो सर्किट है जिसमें रेजिस्टर्स की जो दोनों नोड्स होते हैं वो दोनों कनेक्टेड हों आपस में। जैसे R1 और R2 की ये दोनों नोड्स हैं, ये आपस में, ये एक नोड आपस में कनेक्टेड है और ये दूसरी नोड है जो ये आपस में कनेक्टेड है। नोड कहते हैं हमारे पास किसी भी एंड पॉइंट को, तो इन दोनों के जो एंड पॉइंट्स है वो आपस में कनेक्टेड है, इसलिए ये पैरेलल में है। अच्छा, पैरेलल इक्विवेलेंट, अगर हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, रेजिस्टेंस जो हमारे पैरेलल में है, तो हम लोग 1 कर निकालते हैं। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं कि यहाँ तक लाकर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसका रेसिप्रोकल नहीं करते। याद रखिएगा, हमें 1/R इक्विवेलेंट नहीं, हमें R इक्विवेलेंट चाहिए होता है, इसलिए लास्ट में इसका रेसिप्रोकल करना लाजमी है। जो नहीं करते उनका पूरा सर्किट गलत हो जाता है। फिर हमने R इक्विवेलेंट निकालने के बाद इसका टोटल करंट निकाल लिया। अगर हमारे पास R इक्विवेलेंट टोटल था, हमारे पास वोल्टेज टोटल है, इसलिए जो हमारे पास करंट आया है वो भी हमारे पास टोटल है। I1 जो है हमारे पास, अब हम CDR लगाएंगे। CDR जो है हमारे पास VDR का बिल्कुल रिवर्स होता है। I1 में CDR लगाने के लिए हमें जिस रजिस्टर में हमें करंट निकालना होता है, ऊपर उसे नहीं बल्कि दूसरे वाले रजिस्टर को रखते हैं। अगर हमें R1 में निकालना है तो हम ऊपर R2 में रखेंगे, और अगर हमें R2 में निकालना है तो हम ऊपर R1 को रखेंगे। यहाँ सिंपल हमने I1 = R2, नीचे वही सेम आएगा, R1 + R2 2 + 4, और यहाँ आएगा सोर्स करंट जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सोर्स वोल्टेज, इसी तरह सोर्स करंट है। सोर्स करंट जो है हमारे पास टोटल वोल्टेज को टोटल करंट को कहते हैं। ये हमने I1 निकाल लिया, इसी तरह हमने यहाँ I2 निकाल लिया। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट क्या आएगा, 3 एम्पियर। अगर हम इसको देखें तो ये मतलब हमारा आंसर वेरीफाई हो गया और ये सेम है। अच्छा, अब पैरेलल सर्किट में हमारे पास जो याद रखने के मेन पॉइंट है ना, वो ये है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। यानी यहाँ जो 4 वोल्ट है वो जब डिवाइड होगा इन दोनों में, तो यहाँ भी वही होगा और यहाँ भी वही रहेगा और यहाँ भी वही रहेगा। जो इसमें वोल्टेज है वही इसी में वोल्टेज है, ठीक है, लेकिन इसमें करंट दोनों में अलग अलग होगा। अगर हम इसको करंट, बेसिकली ये हमारे पास जो CDR है वो करंट सोर्स के साथ आता है, ये इसका असल न्यूमेरिकल है। अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में सर्किट है तो हम यहाँ VDR तो लगा नहीं सकते, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट्स हैं। VDR के लिए सीरीज में सर्किट चाहिए, तो हम इस वोल्टेज सोर्स से हम लोग करंट सोर्स मालूम कर लेंगे, देन हम CDR अप्लाई करेंगे।
यहाँ हम करंट सोर्स के साथ देखते हैं तो हमने I1 निकाल लिया, यहाँ I1 हमने निकालना है R1 में करंट तो हम ऊपर R2 रखा, और हमने R2 में करंट निकालना है तो हमने ऊपर R1 रखा। देन हम दोनों को प्लस किया तो देखिए हमारे पास अप्रॉक्स 4 वोल्ट आंसर आएगा, क्योंकि ये ही करंट इन दोनों में डिवाइड होता है। इसमें भी वही बात है कि अगर सेम रेजिस्टर है तो सेम करंट डिवाइड होगा, 2 वोल्ट यहाँ 2 वोल्ट यहाँ, अगर यहाँ सेम रेजिस्टर है लेकिन यहाँ डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टर्स है तो इसलिए यहाँ अलग अलग करंट अप्लाई हुआ। तो हम आर इक्विवेलेंट इसी तरह सेम तरीके से निकालेंगे, R1 इज पैरेलल टू R2। यहाँ मैंने इसलिए नहीं निकाल के दिखाया क्योंकि सेम वैल्यूज़ यहाँ मैंने निकाल कर दिखाई है, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग कर दिखाना है। और देन हम V=IR से हम लोग ये क्योंकि हमारे पास करंट है, सोर्स करंट है, हमारे पास टोटल आर इक्विवेलेंट भी है, तो हम इस पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज भी निकाल सकते हैं V=IR के फॉर्मूले से। अब है हमारे पास KVL की बात हमारे पास होती है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारे पास कहता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन द गिविंग सर्किट इज 0। यानी किरचॉफ हमारे पास कहता है कि इस सर्किट में जितने भी वोल्टेजेस हैं, ऑफ कोर्स ये सीरीज में सर्किट है तो इसमें अलग हर रजिस्टर में अलग अलग वोल्टेज होगा। तो हमारे पास किरचॉफ ये कहता है कि इसमें जितने भी वोल्टेजेस हैं अगर हम उसका सम करें तो उसका सम इज इक्वल टू 0 आएगा। अच्छा, जहाँ हम इससे जब हम KVL अप्लाई करते हैं तो हमें वोल्टेज मिलता है, हमें करंट मिलता है, और जब हम KCL अप्लाई करते हैं तो हमें वोल्टेज मिलता है। अगर हमें इसमें तो कैसे मिलता है कि V=IR, हम इसमें V1 की जगह I1 R1 पुट करते हैं, V2 की जगह I2 R2 पुट करते हैं, ये पुट करते हैं। जहाँ हमें वोल्टेज गिवन नहीं होता, जहाँ हमें वोल्टेज गिवन है तो हम डायरेक्ट V की वैल्यू डाल देते हैं। अगर हम लूप लगाने का तरीका ये होता है, या तो आप इस डायरेक्शन में लगा लें या इस डायरेक्शन में लगा लें, आपका आंसर दोनों ही सूरतों में सेम आएगा। अच्छा, इसको साइन तो ये मैंने इसमें लूप लगाया और इसको I1 कह दिया, इसको पूरे लूप को सिर्फ एक ही नाम देंगे, एक ही I1 का नाम दिया है हमने, डिफरेंट नहीं, और इस लूप को हमने I2 का नाम दे दिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें साइन में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि साइन कैसे लगाएं। तो साइन हम इस तरह लगाते हैं, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं कि अगर नेगेटिव से इंटर होकर अगर हमारे पास पॉजिटिव से लीव कर रहा है, नेगेटिव से इंटर हो रहा है तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा, और अगर हमारे पास पॉजिटिव से इंटर हो रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगा। लेकिन अगर आप एक छोटी सी बात को समझ लें कि ये एरो जिसकी तरफ जा रहा है, इस एरो का ये जो एरो है वो इसकी तरफ है तो वही साइन आएगा। ये एक नॉर्मल सी बात है अगर आप इस लॉजिक को समझ लें तो, वरना इंटरिंग और लीविंग में आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ये लूप यहाँ से शुरू हो रहा है, प्लस से शुरू हो रहा है और नेगेटिव पे ख़त्म हो रहा है, तो हमारे पास माइनस का 90 आया। R1 में हमारे पास कोई साइन नहीं आता, वोल्टेजेस में हमारे पास साइन आते हैं। बेसिकली R1 रजिस्टर्स में प्लस प्लस होकर आंसर आ जाता है। अब ये प्लस माइनस का 90 आ गया, प्लस अब है हमारे पास 6 ओम रेजिस्टर, तो हमें वोल्टेज निकालना है 6 ओम रेजिस्टर में, तो हमें V नहीं दिया हुआ, V पुट नहीं है हमारे पास, तो हम V=IR करेंगे। डायरेक्ट किया मैंने, डायरेक्ट इसी तरह करना होता है आपको। यूनिवर्सिटी में आपको एक एक छोटा छोटा स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप छोटे छोटे स्टेप्स को मेंशन करें। अगर आपने मेथड सही किया है, स्टेप्स करना ज़रूरी है, लेकिन एक एक आप नुक्ता करके दिखाएंगे ज़रूरी नहीं है। V=IR, I हमारे पास है यहाँ I1 और R क्या है हमारे पास 6 ओम, प्लस अब हमारे पास 10 ओम रेजिस्टर की बात आ गई। तो अब इसमें एक चीज़ डिफरेंट ये है कि ये 10 ओम रेजिस्टर्स इसके I1 और I2 के बीच में लगा हुआ है। तो हम अब इसमें आपको ये बात कर, यानी इसमें I1 और I2 दोनों आ रहा है, तो अब इसमें कौन सा पॉजिटिव में और नेगेटिव में आता है। तो सबसे पहले हम V=IR होता है, तो हम I की जगह तो हमारे पास R की जगह तो हमारे पास 10 ओम आ गया। अब हम इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे। जिस लूप की बात कर रहे हैं हम, जिस लूप को सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास पॉजिटिव में आएगा और दूसरा लूप हमारे पास नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हम I1 लूप सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए I1 - I2 होगा। अगर हम लूप 2 सॉल्व कर रहे होते तो हमारे पास I2 - I1 होता।
प्लस देन हमारे पास 4 ओम रेजिस्टर है 4I1 IR के इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमने I1 और I2, I1 जो सेम है उसे प्लस कर लेंगे और I2 हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 20I1 माइनस 10I2 माइनस का 90। अच्छा, अब आप इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते, इसको आपको एक प्रॉपर इक्वेशन बनानी होगी। जिस तरह इक्वेशन होता है, पहले x वैल्यू आती है, फिर y वैल्यू आती है, फिर इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट आता है। इसी तरह आपको इसमें करना है कि पहले x यानी पहले पहली वाली वैल्यू I1, फिर I2 और फिर इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दिया, इज इक्वल टू 90 सॉरी। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अच्छा, इसमें हम आप I2 पहले भी लिख सकते हैं और I1 बाद में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों इक्वेशंस, दोनों लोग की इक्वेशंस में अगर आपने पहली वाली में I1 पहले लिखा है तो सेकंड वाली में भी I1 पहले ही होना चाहिए और I2 बाद में, और अगर पहली वाली में I2 पहले लिखा है तो सेकंड वाली में भी I2 पहले ही होना चाहिए। अब लूप 2 के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो अब हम लूप 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो लूप 2 में भी वही टेक्निक सेम लगाएंगे कि ये एरो अगर आप देखें, अगर इस तरह से एरो बना हुआ है तो आप इसको थोड़ा कंप्लीट करके भी पेंसिल से देख सकते हैं। बेसिकली इसी तरह बनाते हैं, वो पूरा कंप्लीट एरो नहीं बनता। तो ये जो है ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यूँ शुरू हो रहा होगा और यूँ ख़त्म हो रहा होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पे एरो ख़त्म हो रहा है तो इसलिए हमारे पास पॉजिटिव वोल्ट आएगा। ये जो एरो का निशान है ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव 40 प्लस 5I2 और 15I2 सेम आपको ऊपर टेक्निक बताइए कि V इक्वल टू IR, रेजिस्टर्स के वोल्टेज को हम इस तरह लिखेंगे। देन हमारे पास 10 ओम है। देखिए अभी 10 ओम पे अब I2 और IT1 के दरमियान है, तो अब हम यहाँ I2 माइनस I1 लिखेंगे, इसलिए क्योंकि हम लूप 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो हम जो सॉल्व कर रहे होते हैं वो पहले आता है और माइनस के बाद दूसरा I1 या कोई भी करंट हो, प्लस 15I2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साइन को लाजमी याद रखिएगा कि ये माइनस हो जाएगा, ये बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो आप I1 I2 को प्लस माइनस सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट को इज इक्वल टू के बाद ले जाएंगे। याद रखिएगा ये आप ये देखें ये माइनस में, लेकिन ये पहले लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि ये I1 है। हमने ऊपर वाली इक्वेशन में I1 पहले लिखा है तो हम नीचे वाली इक्वेशन में भी I1 पहले लिखेंगे और I2। ये हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बन गई। अच्छा, तो अब ये है कि हम लोग नए नए होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता, इसलिए हम लोग इसको एक दूसरे इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। हमने सेकेंड ईयर में चैप्टर 3 में बहुत सारे मेथड्स पढ़े भी हैं, लेकिन हम यूनिवर्सिटी में इस तरह इक्वेशन सॉल्व नहीं करते। यूनिवर्सिटी में हमें हमेशा हर जगह कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए आप कैलकुलेटर को सही से इस्तेमाल करना सीखिए। और ये हम इसमें मैट्रिक्स मेथड यूज़ करते हैं। अब मैट्रिक्स मेथड का मतलब ये नहीं है कि जो आपने 10 सेकेंड ईयर में मेथड पढ़ा है आप उसको वो लगाने बैठ जाएंगे। ये मैट्रिक्स मेथड I1 पहले जो हमारे पास इक्वेशन के कांस्टेंट्स हैं वो आ गए, कोफिशिएंट है, फिर देन इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट I1 जो पहले है वो ऊपर आएगा, I1 ऊपर आएगा और I2 नीचे, क्योंकि पहले जो है वो ऊपर और देन सेकंड पे नीचे, और कांस्टेंट इज इक्वल टू के बाद 90 और ये 40। अब आप आसानी से इसे कैलकुलेटर में डालकर, कैलकुलेटर में मैट्रिक्स के ऑप्शन में मत जाइएगा, इक्वेशन के ऑप्शन में जाइएगा। जब हमारे पास दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी होती है तो मैट्रिक्स के इक्वेशन के ऑप्शन में जाकर हम लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं और देन उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अगर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं तो हम 3 वाला सेलेक्ट करेंगे और 4 आप इक्वेशन देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ होता है कि कितने वेरिएबल्स हैं, दिख रहे होते हैं। जब आप उसमें डालेंगे तो डायरेक्ट वो वैल्यूज दे देगा, I इज इक्वल टू 4.6 और I2 इज इक्वल टू 0.2। देखिए यहाँ I1 और I2 कैलकुलेटर में नहीं लिखा आएगा, क्योंकि हमने उसे कोई कांस्टेंट इस तरह का वैल्यू, कोई वेरिएबल नहीं दिया है I1 और I2। वहाँ X और Y Z यूज हो रहा होता है बेसिकली। तो X जो पहले आंसर आएगा वो पहले वाले वेरिएबल का होगा, जो सेकंड पे आंसर आएगा वो सेकंड वाले का, जो थर्ड पे वो थर्ड वाले वेरिएबल का, I1 I2। अच्छा, ये जो मिली होता है हमारे पास मोस्टली हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा इस आंसर को कि 0.2 को हमने 200 मिली एम्पियर क्यों लिखा हुआ है। मिली जो है हमारे पास 10 एक्सपोनेंट -3 होता है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 बनेगा, और माइक्रो होता है हमारे पास 10 एक्सपोनेंट -6। अब है हमारे पास नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस हमारे पास कहता है कि सम ऑफ ऑल करंट्स इन द सर्किट प्रेजेंट इन द सर्किट इज इक्वल टू 0। तो इसमें जितने भी करंट्स हैं उसका अगर सम किया जाए तो वो 0 है।
अब हमारे पास जहाँ करंट मौजूद नहीं है हम वहाँ क्या करेंगे, तो हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो हमने वहाँ से I की वैल्यू निकाली थी, तो I इज इक्वल टू V ओवर R होता है, वही वोल्टेज और उसका करंट। तो V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2 Vn ओवर Rn इज इक्वल टू 0। नोडल मैश एनालिसिस में KVL को मैश एनालिसिस भी कहते हैं और नोडल एनालिसिस को हम लोग KCL कहते हैं बेसिकली। तो KVL में जो है हमारे पास नोड्स बनती हैं और KVL में हमारे पास लूप्स बनाते हैं हम लोग, और नोडल में हम लोग नोड बनाते हैं, नोड होती है हमारे पास। नोड हमारे पास क्या होती है, मैंने आपको बताया कि नोड हमारे पास एंड जो एंड ऑफ द किसी भी चीज़ का एंड हमारे पास नोड कहलाता है। तो हम लोग नोडल एनालिसिस में नोड कैसे बनाते हैं, नोडल एनालिसिस में नोड हमारे पास जब ही बनती है जब हमारे पास कोई भी तीन एंड पॉइंट्स मिल रहे हों। तो यहाँ देखें, अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ 3 एंड पॉइंट मिल रहे हैं, एक इस वाली सोर्स का, एक इस रजिस्टर का और एक इस रजिस्टर का। तो ये हमारे पास तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास एक नोड बन गई। अगर हम इस वाली वैल्यू को देखें तो यहाँ भी हमारे पास यहाँ से एक नोड यहाँ से एक एंड मिल रहा है, यहाँ से और यहाँ से, तो हमारे पास एक नोड बन गई। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास कोई नोड नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई तीसरी हमारे पास कोई एंड नहीं है, तो हमने इसे नोड 1 कह दिया और इसे नोड 2 कह दिया। ठीक है, तो अच्छा नोडल में क्या होता है, हमारे पास करंट डिवाइड होता है, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, करंट एंटरिंग द लोड हमारे करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। जहाँ से हमारे पास करंट आ रहा है और कहाँ से जा रहा है वो हमारे पास इक्वल होता है। अच्छा हम यहाँ देखें, इसके आप लोगों को इसके जो नोड लगी, इसके जो एरो बने हुए होते हैं इसका बहुत ध्यान रखना होता है। ये इसका एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है, इसका मतलब है कि करंट ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसका एरो नीचे की तरफ बना होता है तब आपको एरोज अलग तरीके से बनाने होते हैं। अच्छा देखें, हमने यहाँ से हमारे पास 10 एम्पेयर करंट आ रहा है इस नोड पर, इस नोड पर हमारे पास 10 एम्पेयर करंट आ रहा है, हमने इसे I1 कह दिया। ठीक है, यहाँ हमारे पास I1 पहुंचा तो ये हमारे पास इसके पास 3 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक इस रजिस्टर में जाएगा, एक ऊपर वाली सोर्स में जाएगा, एक यहाँ जाएगा। तो हम ये 3 जगह डिवाइड हो रहा है, I2 कह दिया इसे I3 कह दिया और इसे I4 कह दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 करंट। अच्छा हमारे पास इंटर कहाँ से हो रहा था, I1 से इंटर हो रहा था, इज इक्वल टू करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो लीव कहाँ से कर रहा है, हमारे पास I2 से भी जा रहा है, I3 से भी जा रहा है और I4 से भी जा रहा है। अगर हम नोड 2 की बात करते हैं तो नोड 2 में देखें, यहाँ से जो ये करंट चल रहा है, अच्छा ये जो I3 है ये हमारे पास 5 एम्पेयर है, इसमें हमें पूरी वैल्यू दी हुई है, जहाँ हमें करंट सोर्स दी हुई है हम एज इट इज वही लिखेंगे। तो I3 की वैल्यू हमारे पास 5 एम्पेयर है, तो 5 एम्पेयर ये इसी डायरेक्शन में है, यहाँ हमारा एरो भी इसी डायरेक्शन में है ये वाला, और ये भी इसी डायरेक्शन में, इसलिए सेम साइन है तो पॉजिटिव में आएगा। अगर इन दोनों की डायरेक्शन चेंज होती तो साइन अपोजिट हो जाता, तो ये इसी डायरेक्शन से आ रहा है हमारे पास। अच्छा ये देखें, इस नोड पे हमारे पास करंट आ रहा है और यहाँ से भी हमारे पास I4 जो है करंट आ रहा है। ठीक है, तो और ये इन दोनों नोड से हमारे पास करंट आ रहा है और ये जो I5 है ये हमारे पास जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा इसमें एक और मेन चीज़ आपको बात करना है, जो करंट्स नीचे की तरफ जा रहे होते हैं यानी इस लाइन पर जा रहे होते हैं, तो उनका जो दूसरा वोल्टेज होता है वो 0 होता है। इसे रेफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस नोड कहते हैं बेसिकली। ये जो रेफरेंस नोड होती है जहाँ कुछ भी नहीं होता नीचे की तरफ, इसका वोल्टेज 0 होता है। अगर हम नोड 1 पे देखें तो हमारे पास जो करंट आ रहा है I3 प्लस I4 वो करंट जाने यानी I5 के इक्वल है। अच्छा I3 की वैल्यू, I3 यहाँ है तो I3 की वैल्यू है हमारे पास 5 एम्पेयर, प्लस I4 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो I4 आपको बताया IV ओवर R होता है, तो R तो हमारे पास I4 हमारे पास 4 ओम रेजिस्टर में, तो 4 एज इट इज आ गया। लेकिन हमने यहाँ V2 माइनस V1 क्यों किया है, देखिए हमारे पास I4 जो है 2 वोल्टेजेस के दरमियान है, V2 और V1 के दरमियान है हमारे पास, इस रजिस्टर के दरमियान, इस रजिस्टर पे 2 वोल्टेज अप्लाई हो रहे हैं और V2 और V1। तो हम पहले कौन सा लिखेंगे, V2 पहले लिखेंगे या V1 लिखेंगे? तो जहाँ से आ रहा है हम उसको पहले लिखेंगे, V2 से आ रहा है हमारे पास माइनस फिर V1 अपॉन 4R।
इज इक्वल टू I5। I5 है हमारे पास, I5 में भी हमारे पास दो वोल्टेजेस हैं। देखें I5 है हमारे पास रेफरेंस नोड और V1 नोड के बीच में। तो V1 जहाँ से आ रहा है वो पहले माइनस इस नोड का जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है अपॉन 2। आप इसको सॉल्व कर इक्वेशन बना लें। ये सिंपल है, एलसीएम लेना है, हमें इक्वेशन बनानी है। इसमें भी V1 पहले है तो दूसरी वाली में V1 पहले ही आएगा। अब नोड 2 देखें तो नोड 2 में मैंने आपको बताया कि I1 से जा रहा है और बाकी सारी नोड्स पे लीव हो रहा है। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 I4। I1 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ 10, हमने इस करंट को I1 कहा है तो ये 10 एम्पियर है, इज इक्वल टू I2 है हमारे पास 60 V2 और रेफरेंस नोड के दरमियान, तो जहाँ से आ रहा है वो पहले V2 देन माइनस 0 अपॉन 60 प्लस I3 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5 एम्पियर प्लस V2 प्लस I4 है। I4 हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि I4 हमारे पास कहाँ आ रहा है, V2 से V1 जा रहा है, तो V2 माइनस V1 अपॉन 4। आप इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको एलसीएम ले लें, इसमें से V1 और V2 का इक्वेशन बना ली। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमने इसे दोबारा मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व किया और कैलकुलेटर में डाला। कैलकुलेटर में इक्वेशन में डालेंगे, याद रखिएगा इक्वेशन वाले मोड को सिलेक्ट करेंगे, मैट्रिक्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम लोग बहुत सारे लोग मैट्रिक्स से सॉल्व करने में लगे हुए होते हैं, याद रखिएगा वो कुछ और सॉल्व करने के लिए होते हैं मैट्रिसेस। ये हमारे पास सिंपल इक्वेशंस है, तो हम इसको इस मैट्रिक्स इस तरह बनाए इसलिए क्योंकि कैलकुलेटर में आपके पास इसी तरह आएगा ABCD कर ये A है, ये B है और देन ये C है। इस वाले का कोई काम नहीं होता। अब इसको पुट करेंगे उसमें तो x जो पहली वैल्यू आएगी वो पहले वाले वेरिएबल की है V1 की, और जो दूसरी वाली वैल्यू आएगी वो दूसरी वाली वेरिएबल के V2। आज हम लोगों ने सारी बेसिक्स पढ़ी हैं सर्किट्स की, नोडल, KVL, KCL। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।